आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है किरचॉफ के नियम पर। इसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो किरचॉफ का नियम कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है उसको आप समझ लेंगे। दिए गए चित्र में प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ये आपको एक चित्र दिया है और इसमें दो सेल लगी है। एक सेल ये है, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। दूसरी सेल है ये, इसका ईएमएफ 1 वोल्ट है। यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और कह रहा है प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो अब आप जानते हो किरचॉफ के 2 नियम है। एक किरचॉफ का करंट लॉ है, धारा का नियम या संधि का नियम। दूसरा किरचॉफ का वोल्टा का नियम या लूप का नियम है। तो किरचॉफ का करंट का जो नियम होता है वो संधि के लिए होता है। तो किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हम कोई संधि लेंगे और वहां पर देखेंगे कितनी धारा आ रही है और कितनी धारा जा रही है, दोनों को बराबर कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले सेल से जो धारा निकल रही है उसको हम नोट करेंगे। तो सेल से जो धारा निकल रही है उसको नोट करने के लिए हम आम तौर पर ये लेते हैं कि सेल के प्लस टर्मिनल से हम धारा बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस टर्मिनल है, यहाँ प्लस टर्मिनल है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए कि इससे I1 करंट निकल रही है। तो A और B के बीच में I1 करंट ये सेल के प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रही है, ये इधर आएगी। तो यहाँ पर आपका I1 हो गया। अब यहाँ C पर पहुंचेगी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 वोल्ट यहाँ पर ये है सेल का ईएमएफ। यहाँ से भी धारा हम निकाल रहे हैं और ये धारा हम करें कि मान लीजिए I2 निकल रही है 1 वोल्ट के सेल से, जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट है। यहाँ D पर पहुंचेगी तो ये धारा I2 यहाँ से चलेगी 1 ओम, ये C पर पहुंच जाएगी। तो इधर से I2 इधर से I1, ये मिला के हम करें कि मान लो इधर की तरफ जा रही जो धारा वो I3 है ये। तो जब यहाँ संधि का नियम लगाएंगे C पर, तो आप कहोगे C पर संधि का नियम लगाने पर। संधि का नियम क्या है? संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I2 संधि की तरफ आ रही है, I1 भी आ रही है, तो इसका योग हो गया I1 और प्लस I2। और संधि से दूर जा रही I3, तो ये बराबर हो जाएगा I3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 2 लूप हैं। ये पहला लूप मान ले रहे हैं, ये दूसरा लूप। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो लूप का नियम है या वोल्टा का नियम है। वो ये होता है कि किसी लूप में जितनी सेल लगी हैं उन सभी सेलों के जो ईएमएफ है उनका जोड़, बीजगणितीय योग, उस लूप में जो करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो जितना करंट इंटू रेजिस्टेंस है सबका अलजेब्राइक जोड़, तो समेशन I इंटू आर के बराबर होता है। अर्थात समेशन E इक्वल टू समेशन I इंटू आर। जिस रेजिस्टेंस में जो धारा भरी उसका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं और सबको इस तरह से जोड़ देते हैं किसी एक लूप के लिए। अब इसके लिए E और IR कब प्लस होगा कब माइनस, उसके लिए नियम है। तो पहले उसके लिए हम करते क्या है, पहले किसी लूप के लिए हम डायरेक्शन को चूज करते हैं कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो हम ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर इससे इस तरह चल रहे हैं, इस लूप में इस तरह होते हुए इधर पहुंच जा रहे हैं, यानी इस लूप में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। यहां से शुरू किया, इस तरह होते हुए यहां आ गए, फिर इस तरह से इधर गए, फिर ये लूप पूरा हो गया। तो इसमें हम समेशन E इक्वल टू समेशन IR लगाएंगे। तो आप लिखोगे लूप 1 में क्या लगाने पर, किरचॉफ का दूसरा नियम यानी KVL, किरचॉफ का वोल्टा का जो लॉ है वो लगाने पर। तो वोल्टा लॉ क्या है, यही समेशन E इक्वल टू समेशन IR। समेशन E, इस लूप में अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल एक सेल लगी है ये, तो एक सेल का ईएमएफ आपका 2 है तो 2 लिख लिया, इक्वल टू, अब 2 है तो ये प्लस लेंगे कि ये माइनस। अब इसके लिए क्या नियम है,
इसके लिए ये नियम है कि जब हम डायरेक्शन चूज किए तो हम अपने मन से एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जब डायरेक्शन चूज किया तो जब हम डायरेक्शन के साथ जब सेल के पास पहुंचेंगे तो सेल के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाएंगे तो ईएमएफ को प्लस लेंगे, और प्लस से माइनस जाएंगे तो ईएमएफ को माइनस लेंगे। यहाँ पर देखिए हम इस तरह से चल रहे हैं और यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस से प्लस जाने पर ईएमएफ का मान प्लस होगा, तो ये 2 प्लस हो गया इक्वल टू। अब इसमें और कोई सील नहीं है तो ये 2 के ही बराबर होगा ईएमएफ का जोड़। अब समेशन आई इंटू आर। जब यहां से आप चलोगे तो ये I1 करंट यहां पर पहुंची, I1 1 में फ्लो हो रही है, तो I1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको I1 मिल जाएगा। फिर इस तरह से होते हुए आप आ रहे हैं यहाँ, फिर इधर चल दिए लूप में, इधर की तरफ चले तो इधर I3 धारा वो फ्लो हो रही है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो 2 का I3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2I3 ये। अब I1 और I3 कौन प्लस होगा कौन माइनस, तो I इंटू आर प्लस और माइनस कब होगा उसके लिए नियम है। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्लस लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इस तरह चल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, इधर ही करंट जा रही है, हम इधर ही चल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, इसका मतलब I1 में 1 का जो मल्टीप्लाई किया धारा की दिशा में चलने पर ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पहुंचे, इधर चलना शुरू किए, हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, धारा भी इधर ही चल रही है I3, तो I3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I3 आया। अब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये गुणनफल प्लस होगा, क्योंकि धारा की दिशा में चलने पर गुणनफल प्लस लेते हैं। अब I3 की जो वैल्यू वो रख देंगे आप I1 प्लस I2, तो ये लिखेंगे आप I1 प्लस 2, I3 की वैल्यू I1 प्लस I2, I1 और प्लस I2, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये I1 हो गया प्लस 2I1 प्लस 2I2 हो गया। हल करेंगे, 2I1 ये है, 2I1 ये है, I1 ये है, तो 3I1 हो गया, तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर आपका 2। अब दूसरा लूप 2 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, KVL लगाने पर, दूसरे लूप में भी हम डायरेक्शन चूज करेंगे, किधर से किधर चलेंगे। यहाँ क्लॉकवाइज लिया तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, तो हमने शुरू किया यहाँ से, हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, इस तरह चले, इस तरह चले, यहाँ पर पहुंचे, फिर वापस आ गए, इधर आ गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह चल रहे हैं, यहाँ इस तरह चले, फिर इधर इस तरह चले, क्लॉकवाइज। अब इसमें लगाएंगे समेशन E इक्वल टू समेशन IR। तो समेशन E, ये सेल है, सेल का EMF 1 है, तो इसको 1 लिख दिया। अब ये प्लस होगा कि माइनस, जब हम सेल के माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो EMF प्लस होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम ऐसे चल रहे हैं और ये माइनस से ऐसे चल रहे हैं, तो ये इसका अर्थ हुआ कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। जब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, दूसरा सेल है नहीं, I इंटू आर का सम। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह चले, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम का, करंट कितनी है I3, तो 2 का I3 में मल्टीप्लाई किया तो 2I3 हो गया। अब ये प्लस होगा कि माइनस, हम ऐसे चल रहे हैं, फिर यहाँ पर पहुंचे तो इस तरह चले, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब ये माइनस होगा। फिर इसको इस तरह पहुंचे, यहाँ आए तो यहाँ ऐसे चलना शुरू किया, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ऐसे चलना शुरू किया। I2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 आ जाएगा। हम चल कैसे रहे हैं, हम चल रहे हैं ऐसे, और करंट ऐसे जा रही है, इसका अर्थ हुआ कि करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये माइनस हो गया गुणनफल। I2 में 1 का मल्टीप्लाई किया, I2 मिला, तो ये माइनस हो गया, क्योंकि सेल के जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उसके अपोजिट ऐसा चल रहे हैं। ये सभी माइनस है, तो माइनस कॉमन लोगे तो आप कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I3 और प्लस I2 इक्वल टू 1।
ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस इधर माइनस कॉमन लिया तो माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब i3 की वैल्यू रखेंगे, 2i3 की वैल्यू ध्यान से देखिए, i1 प्लस i2, ये लिख लिया i1 और प्लस i2, ये हो गया i3 की वैल्यू, प्लस ये i2 हो गया, i2 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2i1 हो गया, प्लस 2i2 हो गया, प्लस ये i2 पहले से है, i2 इक्वल टू 1। अब ये हो गया 2i1 प्लस 2i2 i2 3i2 हो गया, 3i2 इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, 2 समीकरण और 3 समीकरण, यहाँ 3i1 है, यहाँ 2i1, यहाँ 2i2 है, यहाँ 3i2 है। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आप हल करने के लिए बहुत आसान सी तरकीब है। क्या तरकीब है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। तो आप कहोगे इस तरह से, समीकरण 2 में गुणे 2 गुणे हम कह रहे हैं 2, सॉरी ये समीकरण 2 है तो 2 गुणे 2 कर दिया, इस समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस समीकरण 3 गुणे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और घटा दिया। तो पहले लिखेंगे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6i1 हो गया, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4i2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इक्वल टू 4। इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है 3 का, तो 3 इंटू 2 6i1, फिर इसमें 3 का करेंगे 3 इंटू 3 9i2, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 3 हो जाएगा। घटाना है, घटा दिया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 6i1 से i1 कट जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस 9 है, घट जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा, i2 माइनस के साथ इक्वल टू 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो i2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 डिवाइड बाई 5 एम्पियर। i2 -1 बाई 5 हुआ, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, i2 की डायरेक्शन इधर होगी, हमने इधर माना है तो इधर होगी। अब इस i2 का मान किसमें रखेंगे, कोई एक समीकरण में, चाहे 2 में चाहे 3 में रखिए। तो आप लिखोगे i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपका समीकरण 2 3i1 है, लिख लिया 3i1 प्लस 2i2 है, प्लस 2i2 की वैल्यू -1 बाई 5 इक्वल टू 2 है तो 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, 3i1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2, ये 2 बाई 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 3i1 इक्वल टू 2 प्लस ये इधर जाएगा 2 बाई 5। हल करेंगे तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुना 10 और 2 जुड़ेगा तो 12/5 आ जाएगा। अगर आप भिन्न जोड़ना जानते हैं तो 2 बाई 1 करेंगे, 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, 5 कम 5, यहाँ भी 5 होगा, 10 में 2 जुड़ेगा 12/5 हो जाएगा, यानी 3i1 बराबर 12/5। तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 12/5 और गुणे 3 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो i1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4/5। तो i3 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो i3 बराबर i1 प्लस i2, i1 की वैल्यू 4/5, i2 की वैल्यू माइनस के साथ 1/5, तो आप 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/5 आएगा, तो i3 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 एम्पियर।
तो ये सभी करंट जो है आपको मिल गई सभी लूप में, इसमें 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 इस